हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर के आया हूँ और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्री और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी प्रीलिम्स होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, अभी जस्ट जो आईएएस का एग्ज़ाम हो गया है वो हो, अभी जो नेक्स्ट आएगा उसको टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी हमारे जो मेन जो टारगेट है वो टारगेट है हमारा, स्पेशल हम बात कर रहे हैं कि टारगेट है सीडीएस और एनडीए को, ये जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम है जिसमें हम 6 से 7 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। इतने ही एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और बाकी जो रहेगा उस हिसाब से भी मैं आपका कवर करा दूंगा, जिसमें आपका डिफेंस पूरा कवर करा दूंगा और जो पोस्टें रहती हैं मतलब कि आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की, वो भी सारी कवर कर लेंगे। जितनी एक्सरसाइज हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट मतलब कि मीटिंग हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से मैं कवर करा दूंगा। एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग आपके साथ नई सीरीज को लेकर के आए हैं और नई सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जितने भी मतलब कि इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, और जैसे अभी जस्ट एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं आपके जो अदर एग्ज़ाम रहेंगे उनके भी हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी सभी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आप लोग जैसे कि जानते हो कि जो भी नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, जो ये मतलब लेक्चर देखेंगे, तो मैं बता दूं कि उससे पहले हम लोगों का एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए मेंस की स्पेशल प्री और मेंस के लिए हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी मैं जस्ट एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात है, जिसमें मैंने सिर्फ अभी 12-13 लेक्चर ही डाले हैं, जिसमें अभी जस्ट सिर्फ 2 लेक्चर थे जो मेरे पढ़ूंगा उत्सव बनाया था एक मैंने, और एक मैंने धोलावीरा करके बनाया था। उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यूपीएससी में पूछे, डायरेक्ट तो नहीं पूछे हैं लेकिन इनडायरेक्ट है, उनका भी पूछने का तरीका अलग था। जैसे कि अभी पूरा आपका जो धोलावीरा था उसको जैसे पूछने का तरीका था, वो नहीं पूछा कि कौन से नंबर का इसको अभी मतलब कि यूनेस्को ने नाम दिया है या क्या कंडीशन है, ये सब चीज़ें नहीं। वो पूछा उसका नहर प्रणाली सिस्टम कैसा था, नगरीकृत था या नहीं था, इस प्रकार से पूछा है। और वही आपका देखा पड़ेगा उस समय जो कोईतर जाति है, ट्राइब्स है, जो अपने आप को जो आंध्र प्रदेश में आती है, मतलब लोकल लैंग्वेज में वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, कोईतर बोलते हैं और उनकी भाषा कोई है। तो उसमें ऑप्शन में भी था कि कोई, और हल्बी क्या है, तो ऑप्शन में लिखा था ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ते जाइए मेरे साथ। तो ओके, आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना, तो आज हम लोग टारगेट लेकर के आए सीडीएस और एनडीए 14 नवंबर रहेगा, और जो करंट अफेयर 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का, तो हम लोग अप्रैल से ले रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक कवर करेंगे। तो 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक करंट अफेयर देखेंगे, तो जिसमें हमारा 1 अप्रैल से 20 अप्रैल मतलब 20 अप्रैल, 1 से 20 अप्रैल तक, 21 तक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। आओ, इसमें आपके मैं एक और बात बता दूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे। इसमें हमारा डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सारा मिक्स रहेगा, ऐसा अलग से कुछ भी नहीं है इसमें, सारा मिक्स रहेगा। जैसे कि यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए जो मेरा अलग से चल रही है सीरीज, वो एकदम अलग से है, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज है वो मिक्स है, क्योंकि ये स्पेशली आपके मतलब जो ऑप्शन के क्वेश्चन रहते हैं ना, वनडे जैसे, प्री जैसे, वो उनके लिए स्पेशल। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको लिखा है इंग्लिश और हिंदी में। देखो मैंने हिंदी में यहाँ लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बोल दूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले, मैं इंग्लिश में बोलता जाऊँगा तो उनको थोड़ा ध्यान से लिखते जाइएगा, बाकी नोट कर लीजिएगा ये सब। देखो यहाँ पे ये नाम लिखा है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है, वज्र प्रहार हिंदी और इंग्लिश एक ही है, नाम है एक, और वज्र प्रहार है जो यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मतलब कि जॉइंट एक्सरसाइज है, सॉरी, ये आपकी जॉइंट एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, और जो 2 कंट्रियों के साथ की गई है। एक तो आपकी अमेरिका के साथ, अमेरिका और भारत, ये 2 कंट्रियों ने की है, और ये आपकी अप्रैल मंथ की है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अप्रैल महीने की। तो अप्रैल मंथ में एक्सरसाइज की गई थी, और एक की गई थी आपकी बकलोह में। बकलोह आपकी उत्तराखंड में ये जगह आती है। क्या है? बकलोह आपकी उत्तराखंड में है। तो आप यहाँ यूके लिख लेंगे, यूके का मतलब उत्तराखंड, तो यूके बकलोह में किया गया है, भारत के बकलोह में किया गया है। तो याद रखना, इतना ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर सीडीएस एनडीए जैसे एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो और ज़्यादा पूछा जाएगा। तो एक्सरसाइज एक ना एक तो आनी कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है कि सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो एक ना एक कोई ना कोई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज या फिर नेवी एक्सरसाइज, कोई कुछ ना एक तो वो कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा आपसे।
तो वज्र प्रहार जो है आपकी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो अमेरिका और भारत के बीच किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका रहा पहला पॉइंट। दूसरा देखिए आप यहाँ पे महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, तो ये आपको ना नाम सुना होगा। महाराजा छत्रसाल कहाँ पे है, महाराजा छत्रसाल किस मतलब कि शहर से या किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो मैं बता दूं कि महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के मंदिर है, टेम्पल ऑफ खजुराहो जो आपने सुना होगा, तो उनसे और बाकी इनने छतरपुर के ये राजा थे, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली मैं बता दूं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही मैं बिलोंग करता हूं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही मैं बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर छतरपुर से ही हूँ, तो ये चीज़ें और आ जाती हैं। तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है जो वो खजुराहो है, और खजुराहो के टेम्पल, तो ये याद रखना कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो है अगला देखिए, हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। सरस्वती सम्मान में स्पेशली बात करूं तो ये आपको सरस्वती जो सम्मान रहता है ये आपको दिया जाता है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, कि मतलब कि एक मतलब साहित्य चुना जाएगा, और स्पेशल में बात करूं ये हिंदी साहित्य को दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान ये आपका इस बार का जो 20 का जो दिया गया है वो आपका दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार किसको दिया गया है, लिम्बाले को। ये नाम याद रखना है, हर बार पूछा जाता है। और इनकी बुक इनने जिसके लिए इनको मिला है, बुक का नाम है सनातन बुक। पुस्तक जो मिला है जिस पुस्तक के लिए, उस पुस्तक का नाम है सनातन, के लिए इनको दिया गया है बुक का नाम। तो याद रखना सरस्वती प्राइज जो है वो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। 2020 का है प्राइज, अभी इस बार का 21 का 22 में दिया जाएगा। तो ऐसा आगे रहता है, एक साल इस प्रकार का सिस्टम ही चलता रहता है, अप्रैल मंथ में ही दिया जाता है। अगली बात करता हूँ मैं नेक्स्ट की, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। तो मुफ्त यात्रा योजना चलाइए कि मतलब कि बसों में जो महिला यात्रा करेगी उनको टिकट मतलब कि पैसे नहीं लिए जाएंगे या टिकट नहीं लिया जाएगा। तो वो आपका राज्य है जिस स्टेट ने योजना लागू की है। तो क्वेश्चन आएगा कि मुफ्त यात्रा योजना किस महिलाओं के लिए, फॉर महिला मतलब कि वुमेन्स के लिए किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। आगे मैं बात करता हूं 2020 का 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आपको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उस अभिनेता या एक्टर या एक्ट्रेस को दिया जाता है जिनने फिल्म जगत में अपने पूरा कैरियर अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहा हो, पूरे कैरियर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, तो उसको कैरियर की और उसने योगदान दिया हो। और इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो आपके किसको, रजनीकांत को मिला है, जो साउथ इंडिया के एक्ट्रेस सुपरस्टार है। और बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवियाँ इनने बनाई हैं। तो रजनीकांत और बहुत फेमस एक्टर है, एक्शन के लिए ये अपने जाने जाते हैं। तो इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो रजनीकांत को दिया गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले जो मिला था वो याद रखना, वो मिला था अमिताभ बच्चन को, तो वो याद रखना हल्का सा। आगे देखिए ICC ODI। तो ICC ODI जो रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी रहा है, जो अभी ODI जो मैच हुए थे ICC ODI की जो रैंकिंग में सबसे मतलब कि सबसे टॉप पे जो प्लेयर रहे हैं, सब पे जो खिलाड़ी रहे, वो हमारे इंडियन कैप्टन टीम के कैप्टन जो हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली को ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। अब मैं बात करूं यहाँ पे अगले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मतलब जो आयुर्वेद फेस्टिवल है ये मनाया है। आयुर्वेद मतलब जो आयुर्वेद हमारा वैसे प्राचीन समय से भारतीय जो रहा है आयुर्वेद चिकित्सा के लिए अपना फेमस रहा है, और आज भी भारतीय आयुर्वेद बहुत फेमस है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद को इसका एक पर्व मनाया गया है, इनको सेलिब्रेट करने के लिए और इनको मतलब कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आयुर्वेद की तरफ। तो ये आपका किया है भुवनेश्वर राज्य ने। किस राज्य ने किया है, भुवनेश्वर। तो ये आपका भुवनेश्वर राज्य ने किया है। अब मैं बात करूं दो हरित ऊर्जा कुशल शहर। तो 2 शहरों को नामित किया गया है। तो वो 2 शहर के, हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस एनर्जी वाले 2 राज्य पहले मतलब कि 2 शहर रहे हैं। तो किस राज्य के रहे, ये आपके किसके रहे, बिहार के। तो बिहार के 2 चुने गए हैं। अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो इम्पोर्टेंट है कुछ, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट आपके डे आएंगे, दिन आएंगे। तो वो याद रखना 2 अप्रैल को एक आपका दिन मनाया जाता है, मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बुक डे या अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस इंटरनेशनल बुक डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं एक एक्चुअल स्थिति बता दूं, अभी कुछ समय से एग्जामों में ये मतलब जो वनडे एग्जाम्स हैं
और ख़ास करके अभी जो CDS NDA जैसे एग्ज़ाम्स हैं इनमें अभी इनकी कुछ थोड़ी सी एक ना एक डे पूछ ही रहा है एग्ज़ाम में। अभी कंटिन्यू आप देखोगे 3-4 साल के पेपर उठा के मतलब ओल्ड पेपर, तो आप देख लोगे उसमें एक ना एक डे पूछ ही रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देखना, जो इम्पोर्टेंट डे है तो वो आप याद करके जाना तो अच्छा रहेगा। आगे देखो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट है संपर्क रहित रुपए कार्ड। इस संपर्क रहित रुपए कार्ड एक ये कार्ड है, मतलब ATM की तरह रहता है। कार्ड एक लागू किया है तो आपका ये किया है यूनियन बैंक ने। हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डल झील। आप मुझे बताओगे डल झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन में मैं बता दूं, डल झील आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ, मतलब कमेंट करके बताओगे कि डल झील है जो वो आपकी किस प्रकार की झील है। तो देखो डल झील करंट में क्यों है वो देख लीजिए हल्का सा। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, को आर्द्र भूमि घोषित किया है। क्या किया है? आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि घोषित मतलब वेटलैंड्स। वेटलैंड्स एरिया क्या कहलाता है? नमी वाला क्षेत्र, जहाँ पे पक्षी जो प्रवासी जो पक्षी आते हैं वो अपने क्या करते हैं, वो प्रजनन करते हैं और फिर यहाँ पे जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर रिटर्न चले जाते हैं। मतलब जो विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। और डल झील भी बहुत फेमस है और ये आपके बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एरिया भी है जो जम्मू कश्मीर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बात करता हूँ मैं शांतिर अग्रसेना सैन्य अभ्यास। तो ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, शांतिर अग्रसेना। तो याद रखना, एक एक्सरसाइज हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली, कौन सी? वज्र प्रहार, जो अमेरिका और भारत के बीच में है। हाँ, दूसरी हमारी शांतिर अग्रसेना मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किस कंट्री की, किन किन कंट्रियों के बीच में हुआ है? भारत और बांग्लादेश। तो 2 कंट्रियों के बीच में हुआ है इस सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगली बात करता हूं मैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका कोविड-19 से रिलेटेड है। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड टीका, इंपॉर्टेंट है कि वह कंट्री कौन सा है, वह देश कौन सा है जिसने जानवरों के लिए पहला कोविड टीका लागू किया या बनाया है। तो पहला कोविड टीका जो यहाँ पे लगाया गया या बनाया गया था तो आपका बनाया है रसिया ने, रूस ने। तो किसने बनाया? कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन मतलब टीका पहला बना है, डोज जो बनाया है वो किसने बनाया है? वो बनाया है आपका रूस ने। अगली बात करूँ WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी जस्ट एक रिपोर्ट निकाली थी अप्रैल मंथ में, जेंडर गैप सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स में क्या था कि इनने यहाँ पे सबसे मतलब पूरे विश्व का एक क्या रहता है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट दो मैं समझा दूँ। यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है जेंडर गैप इंडेक्स में कि पूरे विश्व की एक रिपोर्टिंग की जाती है और एक डाटा निकाला जाता है कि अभी जो न्यू एज के है और जो मतलब कि ओल्ड एज में कितना अंतर है, मतलब कि जो यंगेस्ट है और ओल्ड एज में है कितना डिफरेंट जा रहा है। मैं एक एक्चुअल बता दूं, यहाँ पे क्या हुआ है, जो बेबी जो रहते हैं, न्यू बेबी रहते, न्यू चाइल्ड जो रहते हैं, जो उनका बर्थ है वो रेशियो एकदम आइसलैंड में कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग शादियाँ तो कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे मतलब वो रिलेशन तो है उनके बीच में, मतलब कि बायोलॉजिकल रिलेशन तो है, फिजिकल रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। मतलब यहाँ पे लोग क्या बच्चे नहीं चाहते, और जब बच्चे नहीं चाहोगे तो क्या होगा, जो एज होगी वो क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, मतलब वो एज ओल्ड एज में चले जा रहे हैं। वो सब ओल्ड एज में चले जाएंगे तो फिर न्यू जनरेशन तो मिलेगी नहीं, जिससे कि क्या होगा कि अभी मतलब जो यंगेस्ट है वो मिल सके फिर से, मतलब कि न्यू यंगेस्ट जनरेशन आ सके। तो ये नहीं है, तो इसी में अभी ये चीज़ की रिपोर्टिंग की है कि अगर ऐसे ही हार रहा तो आगे दिक्कत हो सकती है आइसलैंड को, और इस वजह से तो जेंडर गैप इंडेक्स निकाला है। तो इसमें सबसे टॉप पर रहा है आइसलैंड, सबसे टॉप पे क्या रहा, पहले स्थान पे आइसलैंड रहा। तो ये अच्छी खबर नहीं है वैसे फिलहाल आइसलैंड के लिए। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, तो सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र एनर्जी पावर प्लांट, तो एनर्जी पावर प्लांट बनाया गया है एक, मतलब कि उसमें झील में, तालाब में, तो इसको बनाया गया है एक तैरता हुआ, तो ये बना है तेलंगाना राज्य। कौन से राज्य में बना है, तेलंगाना राज्य। अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी प्लांट पूछे तो भारत का सबसे बड़ा कहाँ बना है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बना है आपका, मध्य प्रदेश में बना है, तो MP में बना है, तो याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो देखो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन, मतलब कि जो पहला है यहाँ कंप्लीटली इलेक्ट्रिक क्या मिल गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो गई पूरा कंप्लीट तरीके से, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है इसको। ये पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है, भारत का पहला रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे, जो आपका कहाँ है, जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे,
वेस्ट मिडिल रेलवे। तो वेस्ट मिडिल रेलवे में ये चीज़ दे दी गई है, तो याद रखना आप यहाँ पे। अगला देखिए 4 अप्रैल को इम्पोर्टेंट है। 4 अप्रैल को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस, मतलब कि फूड डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल फूड डे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे यहाँ पे फूड, इंटरनेशनल फूड डे। तो इंटरनेशनल फूड डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है और इसको एक थीम दी गई है। थीम क्या दी गई? दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। ठीक है, दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। तो यह इसका मोटो रहा है, मतलब इस बार की थीम रखी है 2020 में, मतलब हाँ 2021 का, सॉरी 2021 में ये थीम रखी है। और थीम क्या रखी है आपकी? दृढ़ता, साझेदारी, प्रगति। आगे देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अम्बोली जैव विविधता। जैव विविधता मतलब आपको पता ही है बायोडाइवर्सिटी होता है। अम्बोली एक जगह का नाम है। तो एक जैव विविधता स्पॉट, हॉट स्पॉट, मतलब बोल लो कि वहाँ पे कई विविध प्रकार के, मतलब कि डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और अभी जस्ट इसको अनाउंसमेंट किए। तो ये अम्बोली जगह किस जगह पर है? ये विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। ये आपके महाराष्ट्र, कौन से राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। तो आपको देखो यहाँ पे जो करंट है इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप सारे कंप्लीट कर लेना। अब आगे आता हूँ मैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर आत्मा दिवस मनाया गया। मतलब ये नए नए दिन निकाले जा रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे पढ़ने के लिए मटेरियल बढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है। और 5 अप्रैल को एक दिवस और मनाया है, हाँ वो इतना ना रहे शायद इम्पोर्टेंट, लेकिन ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ओशियन डे, इंटरनेशनल ओशियन डे, ओशियन डे मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका ओशियन मिशन भी चला था। क्या चला था? ओशियन मिशन। तो ओशियन डे मनाया है, ओशियन मिशन भी चलाया जा रहा है। तो याद रखना ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे कोविड-19 डिजिटल योजना पास। तो पहला ऐसा कंट्री बना है कोविड-19 डिजिटल योजना पास, पहला ऐसा देश बना है कौन जिसने पास दिया है डिजिटल योजना को कोविड-19, वो किसने दिया है? आपके सिंगापुर ने। तो सिंगापुर ऐसा एक कंट्री बना है पहला जिसने कोविड-19 डिजिटल योजना को क्या दिया है? पास दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं ला पैरास की। किसकी बात करते हैं? ला पैरास। अबे है क्या ये? ला पैरास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। ला पैरास, ला पैरास मैं बता दूं, यह मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसमें बहुत सारे कंट्रियों ने एक साथ एक्सरसाइज की है मिलकर। और ये मैं बता दूं, ये आपका क्या है? नेवी एक्सरसाइज है। क्या है? नेवी अभ्यास है या नेवी एक्सरसाइज है। तो इम्पोर्टेंट और हो जाता है नेवी एक्सरसाइज। अब देखो क्या है, ये आपका नेवी एक्सरसाइज है मल्टीपल, और इसमें 5 कंट्रियों ने भाग लिया। कौन कौन ने? फ्रांस, पहला फ्रांस आएगा, और एक क्वाड। तो क्वाड देशों, क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड नाम का एक ग्रुप है, और इसमें 4 कंट्री शामिल होते हैं। मैं बात करूंगा अभी आगे। तो देखो मल्टीपल ओशियन एक्सरसाइज है, मतलब बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसमें फ्रांस और क्वाड देशों के बीच ये हुआ है। और ये हुआ कहाँ पे बता दूं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे किया है? तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जो किया गया है, इस बार का जो एक्सरसाइज की गई है वो भारत के बंगाल की खाड़ी में की गई। क्वाड क्या है? क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 देशों का समूह है, 4 कंट्रीज में शामिल है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इस 4 देशों के ग्रुप को क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 देशों को ग्रुप को क्वाड कहते हैं। तो याद रखना ला पैरास क्या है? एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो नेवी एक्सरसाइज है, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में हुई है। और क्वाड क्या है? 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इस बार की जो एक्सरसाइज की गई वो बंगाल की खाड़ी में की गई। ये सब अप्रैल मंथ का करंट कर रहा हूँ मैं डिस्कस। यहाँ पे अप्रैल आएगा, अप्रैल में अब की बार लेक्चर जो आएगा नेक्स्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मई चलेंगे, जून, जुलाई, ऐसे हर मंथ कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो याद रखना क्वाड मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो पहली एक्सरसाइज हमने देखी थी कौन सी? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में कैसा है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, बकलोह में की गई है, भारत में की गई है। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमने देखी थी सातर अग्र सेना अभ्यास, जो भारत और बांग्लादेश में की गई, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। और तीसरा हमने देखा ला पैरास। तो ये या तो आप छांट करके लिख लेना या अलग से याद कर लेना। अगला देखिए 7 अप्रैल।
7 अप्रैल जो डेट है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आप सब चीज़ें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ये देखिए आगे इम्पोर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक 2021, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 होने थे, मतलब कि 2021 जो हुए हैं, मतलब कि अभी 20 में होने थे, 21 में हुए हैं, से हटने वाला देश कौन सा रहा है, तो इससे अपना नाम हटा लिया है, तो उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया वैसे पता है आपको कि एक ऐसा कंट्री है, तानाशाह कंट्री है, हर बार तानाशाही दिखाता है, और इम्पोर्टेंट है कि ऐसा भी कंट्री है कि इसकी जो इकोनॉमी है वो कैसी, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था। किसी भी देश के साथ ये क्या नहीं करता है, बिजनेस या व्यापार नहीं करता है, इसकी इकोनॉमी है, खुद अपने सेल्फ डिपेंड रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो याद रखना। तो उत्तर कोरिया करेगा ऐसी हरकतें, क्योंकि अभी उसको टोक्यो ओलंपिक में नहीं लेने देना, अपने देश के खिलाड़ियों को भाग तो ना लेने देगा। अभी आपको पता होगा कि अभी जस्ट अभी जो शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, शिक्षा नीति, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, तो उनने इस योजना को जो लागू किया था वो किसकी पहल के नाम से किया था, सार्थक नाम से पहल की थी। किस नाम से पहल की थी, सार्थक। तो ये सार्थक रहेगी हमारे लिए बहुत अच्छे, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो सार्थक नाम से इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था सार्थक नाम से। आगे मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा, शिक्षा नीति को किस नाम से पहल की गई है, किस नाम से शुरुआत की गई, तो सार्थक। आगे मैं बात करता हूँ सूरदास की तपस्या स्थली। देखो सूरदास जो रहे, ये आपके सूरदास एक कवि रहे, बहुत फेमस कवि रहे हैं सूरदास जी। और सूरदास जी मैं बता दूं कि ये इनकी जो तप स्थली थी, जिस जगह इन्हें तपस्या की थी, उस जगह का नाम है महमदपुर। क्या नाम है, महमदपुर। अभी करंट में क्यों है, करंट में इसलिए है क्योंकि सूरदास की जो तप स्थली है महमदपुर का नाम क्या कर दिया, बदल दिया गया है, और नाम क्या रख दिया गया है, परासौली। नाम क्या किया, परासौली। तो याद रखना सूरदास के बारे में थोड़ा, इनके गाँवों के बारे में, इनके माता पिता, इनकी बुक राइटिंग वगैरह, सूरसागर भी लिखी है, सुरसावली लिखी, बहुत सारी बुक लिखी, सूरसागर लिखी है। हाँ, इन्होंने थोड़ी इनकी मतलब कविताएं देख लेना क्या क्या लिखी, करंट में है तो थोड़ा ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो इस प्रकार से तो तपस्थली रही है वो महमदपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया है, परासौली। तो सूरदास की जो तपस्थली मतलब जहाँ पे इन्हें तपस्या की थी, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो जगह का नाम था महमदपुर, और महमदपुर स्पेशली नाम क्या कर दिया है, परासौली। अगली बात करता हूँ मैं, भारतीय सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग, तो एक इंडियन मतलब कि आर्मी ऑफिसर रहे हैं, एकल साइकिलिंग मतलब सिंगल साइकिलिंग में इन्हें क्या किया है, अपना रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है, और उनका नाम है भरत पन्नू। भरत पन्नू की मैं चर्चा कर दूं, यहाँ पे भरत पन्नू है, ये आपके लेफ्टिनेंट कर्नल है। कौन है, मैं बोले देता सुन लो, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। इनने क्या किया था, ये इंसिडेंट है आपकी 2020 का, 2020 में ये रिकॉर्ड किया था, और इनका ये रिकॉर्ड हुआ है 2021 में। तो ये अप्रैल में करंट में थे, क्योंकि जब इनका रिकॉर्ड किया गया, इसके जस्ट अभी पिछले महीने, मतलब कि आपका कौन सा महीना चल रहा है ये वाला, अक्टूबर, तो सितंबर में एक रिकॉर्ड और बनाया है, दूसरा नाम मिलेगा। तो देखो मैं बता दूं, एकल साइकिलिंग में इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, तो इनका रिकॉर्ड क्या था, देखो इनका जो रिकॉर्ड था, मैं जिनकी बात कर रहा भरत पन्नू की, तो भरत पन्नू ने क्या यहाँ लिख देता मैं, 35 घंटे 35 आवर और कुछ मिनट, मतलब कि कुछ मिनट हो गए, तो 35 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग लिया था, मतलब 35 घंटे टाइमिंग लिया था, और दूरी की थी 472 किलोमीटर। और 472 के साथ ये दूरी कहाँ से की थी तय, लेह से मनाली, लेह से मनाली। तो ये देखिए, तो जो भरत पन्नू है लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, 35 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग लिया था, और 472 किलोमीटर की दूरी लेह से मनाली तय की थी, और उनकी उपलक्ष्य में ये उनको क्या हुआ है, ये रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया है। ये थे अभी जस्ट क्यों है करंट में, अभी जस्ट एक नाम और मिलेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम ने क्या किया है, ये भी अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है श्री राम, इनने नया रिकॉर्ड बनाया है। नया रिकॉर्ड क्या बनाया कि जो इनने यहाँ पे 35 घंटे का टाइमिंग लिया था, इनने 35 घंटे कुछ मिनट है इनका, मतलब 34 से 35 ही मिनट है इनका, और इनने क्या किया है 34 घंटे 54 मिनट में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा एकल साइकिलिंग में, सिंगल साइकिलिंग में सबसे नया रिकॉर्ड जो था वो भरत पन्नू जी के नाम था। अब यह रिकॉर्ड किसके नाम पहुंच गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम के। तो फर्स्ट पे पहुंच गया लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम, और सेकंड पे रहेंगे आपके, कौन रहेंगे सेकंड पे? आपके सेकंड पे रहेंगे भरत पन्नू जी। तो ये देखिए, तो इनकी भी दूरी वही है, दूरी वही है 472 किलोमीटर, और दूरी कहाँ से कहाँ तय की? लेह से मनाली। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ये जस्ट अभी किया है किस मंथ में है? ये आपका किया है सितंबर महीने में। तो याद रखना ये सितंबर का है, सितंबर। अभी आएगा आगे सितंबर महीने, तो वहाँ भी मैं लिखवा दूंगा, ये चीज़ आगे आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पन्नू है, भरत पन्नू, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, इनने दूरी तय की थी और एकल साइकिलिंग में क्या किया था? गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया, और इनका रिकॉर्ड अभी जस्ट तोड़ा है लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राम ने, नया रिकॉर्ड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात करता हूँ मैं, ये देखिए अगला यहाँ पे 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल की करंट अफेयर की मैं बात करूँ कि 10 अप्रैल को एक दिन आता है विश्व होम्योपैथी दिन, विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस। तो होम्योपैथी डे है ये, और ये क्यों मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को याद रखना, ये डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर, इनका जन्मदिन है, उनकी जयंती पर इनको मनाया जाता है। और क्योंकि इनने बहुत बड़ा योगदान दिया था होम्योपैथी में, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने, तो इस वजह से इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और वो किया जाता है विश्व होम्योपैथी दिन के रूप में या दिवस के रूप में। आगे की चर्चा करते हैं, हम आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देखिए, आपने 2 देख लिया। अभी यहाँ पे अगली बात करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए अगला, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात से तबाही। तो ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आया था, और जो आपका अप्रैल मंथ में ही आया था, 12 या 13 अप्रैल के समथिंग का इंसिडेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात, तो जो चक्रवात आया था याद रखना कहाँ पे आया? तो इसका नाम था, ऑस्ट्रेलिया में आया था, इसका नाम है सैरोजा। क्या नाम दिया है? सैरोजा चक्रवात। क्या नाम आया है? सैरोजा चक्रवात। तो सैरोजा चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो इसने काफ़ी तबाही भी मचाई थी। और ये जो आया था पूर्वी तट पे आया था ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आया था? पूर्वी तट पे, ठीक है। अगली मैं बात करूँ लॉस ऑफ रियर। लॉस ऑफ रियर एक ज्वालामुखी का नाम, क्या नाम है? लॉस ऑफ रियर। लॉस ऑफ रियर एक ज्वालामुखी है जो 42 साल बाद विस्फोट हुआ है, जिसमें मतलब 42 साल से उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, कोई उसमें विस्फोट नहीं था, या कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। 42 साल बाद ये मतलब कि फटा है, ये ज्वालामुखी का हुआ है, इसमें विस्फोट हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका आइसलैंड में हुआ है। कहाँ पे? आइसलैंड में। तो याद रखना आइसलैंड। हाँ, और मैं एक बात और बता दूँ, आइसलैंड दुनिया का सबसे उत्तरतम कंट्री है, मतलब कि नॉर्थर्न कंट्री है, और इसकी सबसे जो कैपिटल है वो क्या है? रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है विश्व में, ये किस देश की है? और ये भी आता है नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो नॉर्थ ईस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आता है रेकजाविक। तो आइसलैंड की ही राजधानी। तो आइसलैंड देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ भी करंट में है आइसलैंड। अभी हमने देखा था सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स में, तो आइसलैंड है। और यहाँ पे देखो लॉस ऑफ रियर करके वॉल्केनो है, जो अभी 42 साल बाद फटा है। अभी देखो ये वॉल्केनो जो रहते हैं, आपको पता है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और कैसे होते हैं? और प्रसुप्त मतलब सक्रिय, प्रसुप्त और सुसुप्त, ये 3 होते हैं। इंग्लिश में एक्टिव, डोरमेंट और डेड वॉल्केनो। एक्टिव, डोरमेंट और डेड वॉल्केनो, ये रहते हैं। मैं बता दूं, इसको लॉस ऑफ रियर को क्या हुआ था? इसको डेड वॉल्केनो मतलब कि इसको मरा हुआ कह दिया था कि अभी विस्फोट हुआ नहीं है, तो कोई कह नहीं सकते। तो इससे मतलब कि इसको डेड वॉल्केनो की कैटेगरी में रखा था, लेकिन अभी ये फट गया, मतलब कि अचानक इसको कटे, तो इसकी कैटेगरी तो अब चेंज होगी। तो इसको अभी क्या डोरमेंट कैटेगरी में रखा है। तो ये भी याद रखना कि किस कैटेगरी में रखा है? डोरमेंट कैटेगरी में। अब आगे मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE की पहली अंतरिक्ष यात्री, कौन अंतरिक्ष यात्री? महिला। इंपोर्टेंट हो जाता, कौन है? महिला अंतरिक्ष यात्री। महिला की बात कर रहा हूँ, मतलब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन रही हैं? नोरा अल मतरोसी, वही नोरा फतेही से याद रख लेना, नोरा अल मतरोसी। क्यों इंपोर्टेंट है मैं बता दूं। अभी पहली बार अंतरिक्ष यात्री जो यहाँ पे बनी है, फर्स्ट वुमेन यहाँ पे जो बनी UAE की, जो अंतरिक्ष में जाके इनने तय किया है
सफ़र तय किया है तो वो आपकी रही हैं कौन, नोरा अल मातरूसी। आप इससे पहले मैं बता दूं जो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं आपके, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे मतलब कि यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, जितने भी कंट्री रहे हैं ये अभी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कि बाउंडेशन लगा के रखे थे। अभी इससे पहले आपने सुना होगा एक सोफिया नाम का रोबोट भी आया था जो सऊदी अरब का था, और उसको पहली मतलब क्या दे दिया था, मतलब पहली नागरिकता भी दे के रखा है। और अभी वहाँ की औरतों को क्या, सऊदी अरेबिया जैसे देश में शरीयत लॉ चलता है, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है तो शरीयत लॉ मतलब वहाँ पे फॉलो करते हैं वो लोग। और शरीयत लॉ आपको पता है, आप लोग जानते भी होंगे, या जो नहीं जानते उन बच्चों को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म ही कर दूँ कि वहाँ पे शरीयत लॉ का मतलब कि एकदम इस प्रकार से रहेगा, पूरा इस्लामिक कानून इस प्रकार से कि मतलब पर्दे के अंदर रहना, पर्दा उनके ऊपर रहेगा, पर्दा प्रथा का ज़्यादा फोकस किया जाता है। और तो मर्दों का जो रहेगी, जो लेडीज़ हैं वो में मतलब जो मैन हैं उनके मार्केट अलग अलग रहेंगे, मतलब आवागमन इतना नहीं रहता उनके मार्केटों में। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती हैं और ज़्यादातर औरतों को परमिशन नहीं दी जाती। जहाँ पे ओपन मार्केट है, जैसे सिनेमा हॉल हैं, स्पोर्ट्स है, इन सब चीज़ों में परमिशन नहीं दी जाती। अभी आप देखोगे कि सऊदी अरब जैसे कंट्री ने औरतों को अपने यहाँ पर क्या दिया है, मतलब कि फ्लाइट जो पायलट रहती, पायलट का उनको दे दिया, परमिशन दे दी कि हमारे यहाँ की औरतें क्या कर सकती हैं, पायलट में भी जा सकती हैं, आर्मी में भी जा सकती हैं, और क्या किया है, और टैक्सी भी चला सकती। तो ये देखिए अभी कंट्रियों ने बहुत सारी छूट दे रहे हैं। तो उसी प्रकार की यूएई है कि देखो पहली वुमेन रही हैं आपकी नोरा अल मातरूसी, जिनको ये परमिशन दी गई, जिनको ये दिया गया है कि वो जाके अंतरिक्ष में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और सैर कर सकते हैं। 13 अप्रैल को आपको पता है, 13 अप्रैल आपने सुना होगा सियाचिन दिवस मनाया जाता है। इस सियाचिन वही जगह है जहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। सियाचिन हमारा एक ग्लेशियर भी आता है और ये हमारा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना। अगली बात करता हूँ 74वां बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा एक प्राइज़ है और जो मैं स्पेशली बता दूँ, ये फिल्म महोत्सव यानी कि फिल्म जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मूवियाँ होती हैं उनके लिए दिया जाता है। और इस बार का जो बेस्ट एक्टर जो 74वां बाफ्टा प्राइज़ जिनको दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस को दिया गया है, बेस्ट अभिनेता अभिनेत्री उनका नाम है एंथन हॉपकिंस और फिल्म का नाम है द फादर। और जो आपकी एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमंड और फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रही है फिल्म नोमैडलैंड। अब मैं बात करूँ आगे, इम्पोर्टेंट रहेगा 13 अप्रैल 2021 को। 13 अप्रैल 2021 को आपको पता है 13 अप्रैल वो डेट है कि जहाँ पे यहाँ एक घटना घटी थी। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी की अभी जयंती मनाई गई है। इसी की मतलब कि अभी जो लोग मतलब वहाँ पे शहीद हुए थे तो उनको मतलब उनकी याद में मनाया गया है। तो ये उनको याद किया गया है इनको। तो ये जो वर्षगांठ रही है इस बार की, तो हत्याकांड की जो वर्षगांठ रही वो 102 साल, मतलब उस घटना को लेकर के अभी कितने साल हो गए? 102 साल हो गए हैं और ये वर्षगांठ मनाई गई। तो याद रखना कि अभी जो 2021 में जलियांवाला हत्याकांड की जो हुआ था उसकी कितनी वर्षगांठ मनाई गई है, तो वो 102 मनाई गई। मैं बता दूं इससे पहले कंटिन्यू एग्जाम में क्या हो रहा है कि जितने भी एक मतलब कि जो हिस्ट्री के इंसिडेंट हुए हैं, जैसे चाहे चोरी चोरा कांड हो आपका, या जलियांवाला हत्याकांड हो, या और भी जो इम्पोर्टेंट जैसे सत्याग्रह हो आपका, चंपारण विद्रोह, और भी जैसे इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट हुए तो उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो एग्ज़ाम में पूछे भी गए, अभी जस्ट स्टेट पीएससी में पूछा भी गया था आपका ये वाला क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, शायद चंपारण का था या शायद चंपारण का था, ये सत्याग्रह से कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ, ये देखिए 14 अप्रैल को, देखो इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 14 अप्रैल वो डेट है, इस दिन हमारे जो संविधान निर्माता है, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये फादर मतलब हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो इनकी 14 अप्रैल को क्या जयंती है, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये सेलिब्रेट क्यों किया गया, वो तो हर साल ही किया जाता है उनका जयंती। इस बार कुछ खास रहा है, क्यों रहा तो वो सुन लो कि इस बार अम्बेडकर की 130वीं, मतलब कितने दिन हुए, 130वीं जयंती मनाई गई है। 130वीं, देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि बार बार ये सेलिब्रेट वर्षगांठ कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का मतलब डेट ऑफ बर्थ, मतलब उसकी बर्थ या उसकी डेथ
एनिवर्सरी, ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में रही है, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो 130वीं जयंती है उनकी, क्या है 130वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। आगे मैं बात करूँ बोहांग बिहू पक्षी गणना, तो इम्पोर्टेंट बता दूँ, बिहू एक पक्षी है, बिहू, यहाँ पे बिहू पक्षी की गणना की गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, बिहू एक पक्षी रहता है, लंबी चोंच का पक्षी रहता है, रंग बिरंगे रंग का रहता है। और बिहू ये जो है वो आपका असम का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है। और बिहू एक उत्सव भी मनाया जाता है जो फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब अच्छी फसल आती है। तो बिहू जो पक्षी रहे उनकी गणना की गई है, उनकी काउंटिंग की गई है, वो किस राज्य ने की है? असम ने। और असम में ही बिहू क्या मनाया जाता है, एक सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहू एक डांस का फॉर्म भी है और इसी राज्य में होता है, असम में। तो याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, बिहू पक्षी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मनाई जाती हैं। आगे देखिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया है, विश्व कला दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट देखिए इसका, बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने ज्वलनशील मतलब होती है जो मतलब कि जलती हुई गैस है, मतलब तुरंत ही आग लग जाए, या फिर जहरीली गैस है। ज्वलनशील है, जहरीली गैस है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी गैस की बात कर रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन सल्फाइड इंपोर्टेंट है, क्यों है का पता लगाने के लिए किस चीज़ को बनाया है। तो ये कि मैं बताऊं, बेंगलोर के जो साइंटिस्ट हैं उनने क्या किया है कि ज्वलनशील गैसें हैं जहाँ पे मतलब जैसे मीथेन वगैरह है, जहाँ पे आग लग जाती है, जिनमें अपने आप या खदानों में आग लग जाती है, कोयला माइंस में, या जिसमें स्पेशली मैं बात करूँ जहरीली गैस है। और जो कौन सी गैस की मैं स्पेशली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो इसका पता लगाने के लिए अभी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक नाक बनाई है। जो नाक नोज रहती है ना, नोज, उसको इलेक्ट्रॉनिक नाक से पता करेंगे कि ये कहाँ पे है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इलेक्ट्रॉनिक नाक, क्योंकि यार और नॉर्मल अभी नाक से, किसी की भी नाक से उसको ऐसा सूंघ के तो बता नहीं सकते, इतनी जहरीली है कि अभी कोई भी कहेगा तो वो मर जाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इनने जो यूज किया है वो इलेक्ट्रॉनिक नाक का। तो याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा कि कहाँ के साइंटिस्ट ने किया, इसरो ने किया है कि बेंगलोर के किया, कि IIT मुंबई, IIT दिल्ली ने, कि IIT मद्रास, ये सब फेमस हमारे इंस्टीट्यूट हैं और फेमस ऑर्गेनाइजेशन भी है, इस प्रकार से दे देगा। और किस गैस का पता किया है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। आगे मैं बात करूं इसी को लेकर के, हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है। हाइड्रोजन क्या बनाया गया, टास्क फोर्स। तो एग्रीमेंट हुआ है, और ये एग्रीमेंट आपका हुआ है भारत और अमेरिका में। किस कंट्री के बीच में क्वेश्चन देगा कि भारत का हाइड्रोजन टास्क फोर्स एग्रीमेंट किसके साथ है, तो वो आपका है अमेरिका के साथ। तो भारत और अमेरिका के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है। आगे मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी ये जस्ट क्या हुआ था, जस्ट अप्रैल मंथ में फ्रांस ने पाकिस्तान से, तो फ्रांस कंट्री ऐसा है जिसने पाकिस्तान में जो उसके जितने भी सिटीजन थे, जो नागरिक थे फ्रांस के, उन सबको क्या कह दिया कि वापस आने को कहा है। क्या कहा, फ्रांस ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को, अपने नागरिकों को, मतलब पाकिस्तानियों को नहीं बुलाएगा वो कि कह दे कि पाकिस्तान के जो सिटीजन है वो फ्रांस में आकर रहने लगे, ऐसा नहीं। मतलब कि फ्रांस के जो सिटीजन हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनसे बोला कि आप पाकिस्तान सभी क्या रिटर्न आ जाओ, कुछ सरकमटेंशन मतलब कंडीशन में ऐसा कहा है उसने। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 16 अप्रैल को विश्व आज़ाद दिवस मनाया गया है, तो याद रखना विश्व आज़ाद दिवस मनाया गया, सेलिब्रेट किया है। आगे में देखिए यहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, जो अभी अप्रैल में हुआ था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने, जो इंडियन प्लेयर हैं, उनने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 2 गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, और जिसमें नाम है दोनों, एक तो आपकी रही है विनेश फोगाट, तो एशियन आपकी कुश्ती जो चैंपियनशिप रही है रेसलिंग में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और दूसरी रही है अंशु मलिक। दोनों लड़कियां हैं, दोनों लेडीज हैं। तो दोनों ने, ये देखिए हमारी बेटियां और लड़कियां कितना, मतलब कि आप चाहें ओलंपिक जो अभी हुए हैं 2020 के, उनको देख लो, या कोई भी सेक्टर हो, तो उनमें कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इनकी जो आपका रहा गोल्डन प्राइज, मतलब कि गोल्डन जो मेडल लाई हैं, गोल्ड मेडल लाई हैं, जिसमें एशिया, याद रखना एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 का विनेश फोगाट और अंशु मलिक। सीधा आएगा, अंशु मलिक अभी किस में, हाल ही में किस चैंपियनशिप में उनने अभी गोल्ड जीता है, या विनेश फोगाट ने, तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। 19 अप्रैल को क्या है आपका, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, जो
इसका क्या हुआ प्रॉब्लम, आपको पता है भारत जैसे देश में लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है और लीवर की संबंधित बीमारियां भी बहुत चल रही हैं और इसको लेकर के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अभी हमारे पास ना उतने अच्छी फैसिलिटीज़ है ना कुछ मतलब इतने अच्छे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, इंडिया के अंदर के हमारे यहाँ पे जो लोगों की मेंटेलिटी है, ऑर्गन मतलब कि डोनेट करना नहीं है, चाहे वो किडनी को लेकर के हो, लीवर को लेकर के हो या फिर आँखों को लेकर के हो या और भी चीज़ों को लेकर के हो, अपने यहाँ ये सब मिथक रहती हैं चीज़ें, तो हमारे यहाँ डोनेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है ऑर्गन का, जिसकी वजह से सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये टारगेट रखा है कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में अनाउंसमेंट की और कहा है कि आने वाले कुछ समय में हम इस पर क्या विजय हासिल करेंगे और लीवर संबंधित प्रॉब्लम पे क्या करेंगे, मतलब कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये सब चीज़ें बातें कही गई हैं हेल्थ सेक्टर। देखो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर, मतलब जो हमने पढ़ा था ये हमारा अप्रैल महीने का है, जो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का है और ये मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया, जिसमें पूरा मैंने आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और डिफेंस, एक्सरसाइज, बुक्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी डिस्कस किए। तो ये आपको लेक्चर कैसा रहा, ये सीरीज आपको कितनी पसंद आई, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ और जो भी अगर आपको डाउट रहता है इससे रिलेटेड, ये आपके मैं बता दूं, ये आपका टारगेट स्पेशली है CDS NDA। ऐसा नहीं है कि CDS NDA में आएगा काम, और भी जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके अभी GD का हो और भी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो कुछ भी वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 हो, मतलब कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, किसी भी लेवल का हो, करंट अफेयर तो सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके जो वनडे एग्जाम है। तो एक कैसी रही सीरीज आप मुझे बताना, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपको ऐसे करके आपके 6 महीने पे लेक्चर आएंगे, कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे, मतलब कि मंथ प्रोवाइड होते जाएंगे आपको ये लेक्चर। एक मंथ के आपको 2 लेक्चर मिलेंगे और इसी प्रकार से 2-2 लेक्चर करके मिलेंगे आपका, जिसमें पूरा मंथली करंट अफेयर कवर हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे के हिसाब से तो हम पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे ले, लेकिन इसी हिसाब से चलेगा। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी और कैसा रहा, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।